बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन द पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द इक्वल एरिया क्राइटेरिया। बेसिकली जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया है, इससे हम डिटरमिन करेंगे हमारे सिस्टम जो है वो कितना स्टेबल है। सो दिस इज वन मेथड, और इस मेथड से बेसिकली जो हम सॉल्व करते हैं वो स्विंग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इक्वल एरिया क्राइटेरिया से। ठीक है, सो सॉर्ट ऑफ अ ग्राफिकल मेथड है, इंटीग्रल और भी इसमें शामिल होगा, हम देखेंगे। इट्स ग्राफिकल इंटीग्रेशन, और इस मेथड को हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया का नाम देते हैं। बेसिकली ये एक स्विंग इक्वेशन को, पावर सिस्टम की जो स्विंग इक्वेशन है उसको सॉल्व करता है। ठीक है, so this is a method. Equal area criteria is a method. So this method is applicable. इसकी अपनी लिमिटेशन है। नंबर वन कि ये सिंगल मशीन और कनेक्टेड टू द इनफाइनाइट बस। या तो इस सिनेरियो को आप अपने सिस्टम को फर्स्ट रिप्रेजेंट करें सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस सिस्टम में, एंड देन वी कैन अप्लाई द इक्वल एरिया क्राइटेरिया। या फिर आप इसको टू मशीन सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर इसको अप्लाई करें। ठीक है, इट्स लाइक एन अप्रोक्सीमेट मेथड बट इट्स वेरी वर्थवाइल। इसमें कुछ अजम्पशंस हम यूज करते हैं। नंबर वन कि जब आप द पीएम जो मैकेनिकल है, इट्स नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग द स्विंग इक्वेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद few assumptions. The first one is this: PM does not change during the swing. Second, the electrical power can be obtained from a steady state solution of the system, जो इक्वेशन हमारे पास आएगी। डैम्पिंग पावर्स को हम निगलेक्ट करते हैं, और जो मशीन्स हैं उनको उनके जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस हैं उनके थ्रू अप्रोक्सीमेट करें। ठीक है, सो विद फ्यू assumptions लेट्स फोकस ऑन द मेथड। अच्छा, इस मेथड में अगर हम देखें तो इस मेथड में हमारे पास लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल और अ प्रॉब्लम कि एक मशीन है और ये मशीन इनफाइनाइट बस से कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स इट इज कनेक्टेड थ्रू अ लाइन। सो इस केस में अगर जो मैकेनिकल पावर इट सडनली चेंजेस, सो हमारी स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या होंगी? यानी देयर शुड बी सम चेक ऑन द रोटर एंगल फॉर एग्जांपल, कि जिसको आप मॉनिटर करते रहें सो दैट कि आपको पता हो कि किस वक्त सिस्टम जो है वो वापस स्टेबलाइज या नेक्स्ट स्टेडी स्टेट पॉइंट पे आ जाएगा और कब जो है वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इस सिंपल से सिनेरियो में हम आगे चलते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं। करते ये हैं कि हम जो इलेक्ट्रिकल पावर है, लेट्स से इलेक्ट्रिकल पावर को अगेंस्ट दी डेल्टा रोटर एंगल जो है हम इसको प्लॉट करते हैं, और दिस इज द सिंक इक्वेशन बेसिकली। और इस ये जो पूरा आपके पास एक ग्राफ बना है, पहले आप लोगों ने जो असाइनमेंट किया था उसके अंदर यू हैव ड्रॉन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। इसमें अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास कम से कम यहाँ पर ए, बी और डी, ये तीन डिफरेंट पॉइंट्स हैं इस कर्व के ऊपर, राइट? और ऑन द वाई एक्सिस वी हैव इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, जब आपके पास पॉइंट ए है तो ए पॉइंट के ऊपर अगर दिस इज एन इक्विवेलेंट, दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, तब इक्विलिब्रियम पॉइंट उस वक्त होता है जब आपकी मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इक्वेट हो जाए, इक्वल हो। सो इन पॉइंट एट पॉइंट ए, जो लेट्स से देयर इज अ मैकेनिकल पावर जो पीई है, उसका इक्विवेलेंट जो है वो दिस इज PM1। अब हम ये कहते हैं कि अगर सडनली मैकेनिकल पावर आपकी चेंज हो जाती है, so we might be at some point B जिसके ऊपर मैकेनिकल पावर PM2 है, ये सेकेंड स्टेडी स्टेट पॉइंट है। और एक और पॉइंट है आपके पास D जिसके ऊपर करस्पॉन्डिंगली आपके पास जो मैकेनिकल पावर भी डिफरेंट होगी और जो उसका रोटर एंगल है वो भी डिफरेंट होगा। सो वी हैव तीन अगर हम पॉइंट्स स्टडी कर रहे हैं इस केस में, A, B और D। ठीक है, तो इन तीन पॉइंट्स को जो कर्व के ऊपर आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंगली हमारे पास जो डेल्टा है इट इज डेल्टा नॉट एट पॉइंट ए, डेल्टा एस एट पॉइंट बी एंड डेल्टा एम एट पॉइंट डी।
ठीक है, सो 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। और ये बाकी जो सी और टी पॉइंट है ये इसलिए हमने ड्रॉ किए या मार्क किए हैं टेंजेंट ऑन टू दिस लाइन, ताकि हम इसका एक एरिया डिफाइन कर सकें। एंड दे आर लाइक, अच्छा इसमें ख्याल कीजिएगा कि इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन हियर, तो ये आपके पास ट्राइंगल बन रहा है। सो दिस इज लाइक अ ट्राइंगल A1 area and this is the A2 area, similar to that one approximately. जितना ये छोटा होगा उतना ही आपके पास ट्राइंगल। Anyways, so let's start from here. ये तो description थी इस graphical interpretation की। Now the first point is initially the operating point was at A, जैसे मैंने बताया कि point A के ऊपर हमारा starting point है, जिस पे रोटर एंगल जो है वो है डेल्टा नॉट, और इस पॉइंट पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर्स आर इक्वल एंड एट दिस पॉइंट चूंकि ये दोनों बराबर हैं लिहाजा देयर इज नो एक्सेलरेटिंग टॉर्क हियर, ठीक है, एक्सेलरेटिंग पावर कोई भी नहीं है। PM1 minus PE equals to PA equals to 0, ठीक है। एंड फाइनली अच्छा कोई डिस्टर्बेंस आती है देन, और अच्छा इसमें जो सेकंड पॉइंट है जो फाइनल हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होगा आफ्टर सेटलिंग डाउन, वो पॉइंट बी है। यानी आपका कोई जब डिस्टर्बेंस आएगी तो आपके पास जो है मैकेनिकल पावर अगर बढ़ जाएगी तो करस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रिकल पावर आपके पास यहाँ पर पॉइंट बी पे आ गई। तो ऑपरेटिंग पॉइंट इज बी एंड द रोटर एंगल विल बी कॉल्ड डेल्टा एस, और जो न्यू आपके पास पावर है मैकेनिकल पावर दैट विल बी PM2, और चूंकि ये एक स्टडी स्टेट पॉइंट होगा तो इस पॉइंट के ऊपर भी आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी 0। PE कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ से मैकेनिकल पावर वहां गई तो इट विल गो देयर एंड स्टॉप हियर। स्ट्रिंग इक्वेशन है बाय डेफिनेशन, बाय नेम इट विल स्ट्रिंग, ठीक है। तो देयर विल बी चेंज, डायनामिकल चेंज, और फिर वो सेटल डाउन होगा पॉइंट बी पे। So hence the difference PM2 minus PE, इन दोनों में एक डिफरेंस आएगा, ठीक है। PM2 चूंकि अचानक आपके पास आ गया तो minus PE and then PE is going to catch it. So there is a power, और ये पावर जो है एक्सेलरेट करेगी आपके रोटर को। So this will continue until the delta reaches and passes delta S. तो होगा ये कि ये आपके पास जाएगी और it will exceed this point, this certainly होगी, and then it will reach to point another point, कोई ना कोई limiting point होगा। As delta becomes greater than delta S, जब आपके पास डेल्टा यहाँ से आगे चला जाएगा तो PE becomes greater than PM2। जब आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ जाती है मैकेनिकल पावर से तो रोटर जो है इट विल स्टार्ट डिसेलरेटिंग। जब यहाँ पर एरिया 1 में एक्सेलरेट करेगा रोटर और एरिया 2 में डिसेलरेट करेगा, ठीक है, and back and forth होते हुए that it will finally stabilize at this new point B, ठीक है। अच्छा जब ये एक्सेलरेट करेगा तो B को क्रॉस करने के बाद डिसेलरेशन शुरू होगी, डिसेलरेशन शुरू होगी एंड होगी D पॉइंट पे, यानी जब तक ये आपके पास डेल्टा M तक रीच नहीं कर लेता, ठीक है। सो दिस इज द वन। नेक्स्ट, अब जब डेल्टा स्टार्ट्स डिक्रीजिंग and oscillating around until it finally reaches the new steady state delta S. So it will go up, okay, increase, crossing this point, decrease, then it will come back here and ये इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन के बाद आपके पास ये बी पे स्टेबलाइज हो जाएगा। द एक्सेस एनर्जी स्टोर्ड इन द इनर्शिया ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इज शोन बाय A1, एरिया 1, एरिया ABC होगा, and this energy is returned back during the deceleration A2, area BDE. For the net energy B0, A1 must equal A2. So the net energy आपके पास आएगी A1 और A2 ये दोनों बराबर होनी चाहिए if your system or the overall power system has to stabilize। ये कम से कम ये वाले जो आपको स्विंग इक्वेशन जिसको रिप्रेजेंट कर रही है उसकी स्टेबिलिटी के लिए it is important। अब इसको मैथमेटिकल ट्रीट करते हैं। मैथमेटिकली हमारे पास स्विंग इक्वेशन जो है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस m d स्क्वायर डेल्टा बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू PA, जो कि बेसिकली मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2
d of delta by m dt। अगर आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर आके ये 2 जो है इसलिए हमने किया ताकि हम इसको सिंगल डेल्टा डेरिवेटिव में लिख सकें। तो अगर मैं इस डेरिवेटिव के स्क्वायर इसको लिखूं इस तरह से डी डेल्टा बाई डी टी होल स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव, तो होगा ये कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस 2 विल कम हियर बैक, यहाँ पे, ठीक है, ये वापस आ जाएगा एंड देन वी विल हैव द स्क्वायर टर्म हियर, और फिर उसके बाद सेकंड आपके पास ये वाला इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस होल थिंग कैन बी रिटन लाइक दिस, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय dt और इंटीग्रेट करें। हमने इंटीग्रेशन करनी है इसकी क्योंकि एरिया की बात है। तो जब आप इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे सो द स्क्वायर विल गो देयर, स्क्वायर रूट हो जाएगा इस पूरी चीज के ऊपर, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा एंड नेक्स्ट वी विल हैव द इंटीग्रल। अच्छा, जब when the machine reaches the new steady state delta, जब ये नए which is constant, तो होगा ये कि इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो नए स्टडी स्टेट पे आने के बाद इसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाएगा, राइट। नाउ हियर, so what we can write here is the integral overall, कि इसका इंटीग्रल plus this integral will be equals to 0, right? So we can directly write it like this कि ये डेल्टा नॉट से लेकर डेल्टा s तक जो है, this is the integral, this is a1, और डेल्टा s से डेल्टा m तक, डेल्टा s से डेल्टा m तक जो इंटीग्रल बनेगा, this is a1 minus a2, तो a1 minus a2 should be equals to 0, right? और ये नई स्टेडी स्टेट वैल्यू पे आपके पास आके ये सेटल हो जाएगा। So hence the condition for the machine to reach the new steady state is that उस स्टेडी स्टेट के अराउंड जो आपके पास एरिया 1 और एरिया 2 होगा, that will be equals to 0, right? Okay, okay, so अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं p equals to p max sin delta, so the value will be equals to a1 will be equals to this value and a2 will be equals to this value। यहाँ पर हम डेल्टा नॉट की वैल्यू और डेल्टा एस की वैल्यू इन दोनों फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड देन वी कैन इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, ठीक है। इसको ट्रायल एंड एरर से या अदर मेथड से हम डेल्टा एम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सो डेल्टा एम इज द काइंड ऑफ अ लिमिट जिससे हमें पता चलेगा कि वी आर स्टिल इन द सेफ रीजन, कि आपके पास सिस्टम जो है स्टेबलाइज हो जाएगा, इट विल नॉट गो बियॉन्ड दैट स्टेबलाइजिंग पॉइंट। सो डेल्टा एम इज दिस पॉइंट। So final remarks are here. Although delta is in degrees in P and P delta curve in all equations involved in the derivation, the angles are basically invariants। एक point ये है, maximum value जो delta m की है for stability वो basically ये है, the maximum will be 180 minus delta s, ठीक है। 180 minus delta s is the maximum value। If the operation were at the linear portion, अगर ये बिल्कुल लीनियर पोर्शन के ऊपर है, देन फॉर डेल्टा 1 a1 minus a1 equals to a2, डेल्टा m जो है हमारे पास, this should be equals to 2 times delta s minus delta naught। Hence the selection of the first trial value for delta m can be made wisely। ये ट्रायल एंड मेथड के अंदर ही हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डू इट एन एग्जांपल, तो उस एग्जांपल पे फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।